कितना चार्ज होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। पोलर ऐसे घुमा करके देखो, ये पॉइंट जो है वो फिक्स है ना, ये पॉइंट फिक्स है, मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहे इस पॉइंट से लो, क्या लिखते हैं, क्या मिला था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो केवाईटन, वेलकम अगेन टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया लेक्चर लेकर के। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 4 है हमारे चैप्टर नंबर 1 का, क्लास 12 के। तो ये सीरीज चल रही है हमारा विश्वास बैच, इसमें हम 12th का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। बायो का सिलेबस चल ही रहा है और फिजिक्स का सिलेबस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बायो वाले सर बायो का कर रहे हैं, और कुछ दिन में केमिस्ट्री भी आएगी और मैथ्स भी आएगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, जितना चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ेंगे कोई कॉन्टिन्यूअस बड़ी सी बॉडी है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, पहला क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए इस चीज को करने से पहले। तो पहला क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका यूज अभी जस्ट हम लोग करने वाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब एक कोई लाइन है, कोई एक लाइन चार्ज है, छोटू सा चार्ज बना दे, लाइन चार्ज है कोई। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके लाऊंगा नीचे, सेलेक्ट ही नहीं होता है पहली बात तो, ये बड़ी मुझे गुस्सा आती है इस चीज़ से। ठीक है, चलो मत तो सेलेक्ट भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। कहाँ गया शेप है इसका, मैं कलर लूँगा वाइट कलर। ठीक है, ये बन गया शेप, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि ये सेलेक्ट होने में आसानी रहे। सेलेक्ट हो गया, उसको फिल कर देते हैं वाइट कलर से। ये हमारा एक वो है, लाइन है। ठीक है, ये लाइन है हमारी, लाइन चार्ज है। ये एक रॉड, इसको रॉड की तरह कंसीडर करो। इस पर क्या है, कुछ चार्जेस हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लेकिन ये चार्ज सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब एक यूनिट लाइन पे, मतलब एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। इतने भी जगह पे निकालोगे तो भी वही मिलेगा, इतनी जगह पे निकालोगे तो भी वही मिलेगा। जैसे आप लोग देखते हो ना, जब आपका कुछ वो ब्लड टेस्ट होना होता है तो क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्लड का सैंपल लेते हैं। ये थोड़ी कि आपका पूरी बॉडी का ब्लड निकाल के उसको टेस्ट करते हैं, छोटा सा लेते हैं कि आपका जो ब्लड में प्रॉब्लम होगी या कोई भी चीज होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे ब्लड में। तो हम इसका अगर छोटा सा एक पार्ट ले रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, एक छोटे सा एक यूनिट एरिया ले रहे हैं, उस पर देख रहे हैं कितना चार्ज है, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। पहली बात तो इसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू, मतलब टोटल चार्ज इस रॉड पे मान लो क्यू है, अपॉन एल, मतलब एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहले इसको मैं छोटा सा कर दूं, एक यूनिट चार्ज मतलब एक छोटी सी लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई एकदम। इसको क्या ऐसे लिखो, टोटल चार्ज, चार्ज अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट तो पता चल जाएगी। क्यों, मतलब चार्ज की यूनिट कूलाम होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो कूलाम पर मीटर। क्लियर है ये चीज, ये चीज तो समझ में आ गई। इसके इसमें कुछ समझने ऐसा नहीं है, मतलब एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ये हमें एक पहला फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ये चीज याद रखनी, इसकी यूज अभी जस्ट करने वाले हैं और सबका तो यूज थोड़ा बाद में करेंगे। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या क्या यूज है और क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस सरफेस को क्या कर देते हैं हम लोग, 3D बना देते हैं थोड़ा सा। अब मान लो इस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे प्लस क्यू चार्ज पूरे पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी माइनस होता है प्लस हो सकता है। तो इसके एक यूनिट एरिया पे, जैसे मेरा हाथ है, ये पूरा सरफेस है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके इतने से एरिया पे एक यूनिट एरिया, चाहे वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो सकता है, चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, चाहे 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कितना चार्ज एक यूनिट इतने से एरिया पे कितना चार्ज होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा ऐसे लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, टोटल चार्ज को क्यू मान लेते हैं, टोटल चार्ज को हम क्यू मान लेते हैं, अपॉन एरिया, एरिया जो भी होगा छोटा सा एरिया, एरिया स्क्वायर जो भी पूरे का एरिया होगा उसको लिख देंगे एरिया, मतलब एरिया स्क्वायर नहीं साइड स्क्वायर होता है एरिया मतलब। तो ये इसको क्या लिखेंगे, अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज, चार्ज अपॉन टोटल
एरिया, अरे आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो कि अगर आपके पास एक बैग है, उसके अंदर 100 एप्पल्स आ रहे हैं, एक पूरे बैग में 100 एप्पल आ रहे हैं, तो उस बैग का अगर छोटा सा 1 यूनिट एरिया ले जाए तो उसमें कितने एप्पल आएंगे। मान लो आपका 100 सेंटीमीटर का जो बैग है, बैग का जो एरिया है, मतलब एक आपने कारपेट बिछाया, कारपेट का जो एरिया है वो मान लो है 100 मीटर स्क्वायर, उसमें टोटल जो मैंगोज हैं वो 200 आ रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे 1 मीटर एरिया पे कितने मैंगोज आएंगे, तो आप क्या करोगे, 200 में से 100 इसको घटा दो तो आपको क्या आ जाएगा, 1 मीटर जो एरिया है उस पर 2 आम रखें तब जाके 100 मीटर एरिया पे 200 आम आ रहे हैं। वैसे 1 मीटर टोटल चार्ज पे क्यू है, तो और पूरे एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चलेगा 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उस पर कितना चार्ज है। और इसका जो यूनिट होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब क्लियर। अगला वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है। देखो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है यहाँ समझना। अब मैं थोड़ा 3D की बात कर रहा हूँ। 3D मतलब मान लो कोई 3D बढ़िया से शेप लेते हैं, ये वाला शेप ही ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ये 3D चार्ज शेप है, इसमें क्या है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे के पूरे वॉल्यूम में। देखो जो क्या था, प्लेन कोई सरफेस थी, उसके पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये वॉल्यूम है तो इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है उसे वो क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं। इसको क्या रहेगा, क्यू टोटल चार्ज हो, क्यू मान लो अपॉन वी। अब इसको क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट क्या होगी, अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा, यूनिट क्यू अपॉन मीटर क्यू। तो ये 3 चीजें थी, ये 3 चीजें मुझे बतानी थी अपना डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले, तो मैंने ये 3 चीजें आपको बता दी हैं। इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा हमें क्या वो नहीं देखने कि नोट्स आ रहे हैं ग्रुप में कि नहीं आ रहे हैं, कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर नोट्स नहीं जाना है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो बच्चों के साथ साथ नोट्स आप लोग बनाते चलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों को मैनेज करने की, पटरी पे लाने की। लेकिन कोई भी चीज़ स्टार्ट किया जाता है तो हमें क्या लगता है, उसमें मैनेजमेंट को सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैनेजमेंट बनाने में, सिस्टम बनाने में। तो हम सिस्टम बना रहे हैं, सारी चीज़ें होंगी, बट जब तक नहीं हो रहा है तो आपके लिए ये वीडियोज़ एनफ है। मैं इसमें 9-9 10-10 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको, और नोट्स यहीं के यहीं बन जा रहे हैं। तो आप साथ हाथों वो क्या बोलते हैं, साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलो, पेन पेपर लेके बैठो, ये नहीं कि सो के बैठ के वीडियो देख रहे हैं, सो करके फिर उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसको फिर कॉपी में उतार रहे हैं। तो इतना मेहनत मत करो बच्चों, क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करो। क्वेश्चन अभी ना उतारो तो चलेगा, फिर दोबारा से नोट्स, अच्छे से नोट्स में क्वेश्चंस को लिख लो। बट जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, साथ साथ करते चलो। चलो एक मैंने कल बताया था ना, कल एक मैंने फॉर्मूला बता दिया था आप लोगों को, क्या बताया था, उस पर हमने न्यूमेरिकल नहीं किया था, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये मैंने न्यूमेरिकल बता दिया था, लेकिन इस पर हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन तो बता दिया था, तो कोई क्वेश्चन नहीं किया था। तो उससे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है, ए चार्ज ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्मली फील्ड इतना, ये दे रखा है यूनिफॉर्मली फील्ड, ये 4 कुछ नहीं है, ठीक है। ये 4 मतलब है 10⁻⁴ है वोल्ट मीटर, सो दैट इट नाइदर फॉल्स नॉर रेज, ठीक है, ना ही फॉल हो रही है, ना ही गिर रही है, ना ही रेज हो रही है। चार्ज ऑन ड्रॉप इतना मतलब, अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब। एक कोई ऑयल ड्रॉप है, उसको एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो वो ना नीचे गिर रही है ना ही ऊपर की तरफ जा रही है। तो मतलब ऊपर से मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, चार्ज ड्रॉप है, अब चार्ज ड्रॉप को नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड तो खींच रही है, और ऊपर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रही है, इसीलिए वो हवा में लेविटेट कर रही है। जैसे मान लो यहाँ से लग रही है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कुछ लग रही है, ऊपर इसको ड्रॉप को ढकेल रही है, और ऊपर से क्या लग रही है, और नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल फोर्स, सॉरी आई एम सॉरी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखे हुए, एक सेकेंड बताता हूँ, डिटेल में बताते हैं। मान लो ये हवा में ये एक ड्रॉप है, प्यारी सी ये ड्रॉप है, ठीक है, ये हवा में लटकी हुई है, इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो इसको ऊपर धक्का दे रहा है, और नीचे कोई mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको नीचे खींच रहा है। अब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ऊपर धक्का दे रहा है, mg नीचे खींचा है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ये हवा में रुकी रहेगी, वरना कोई भी चीज हवा में छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। क्वेश्चन को समझ ही लेते हैं, लाइट चलेगी कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी चीज को हवा में छोड़ते हैं वो तो नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन ये क्या है, हवा में लेविटेट कर रही है। लेविटेट क्यों कर रही है, अब लेविटेट कैसे कर रही है ये, कि क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों इक्वल है, इसी वजह से हवा में लेविटेट कर रही है। तो अभी देखते हैं, लाइट आने दीजिए फिर करते हैं आगे का लेक्चर की बात। सो बच्चों क्या हुआ था, अभी लाइट चली गई थी,
लाइट जा रही है। आज मैं 6वीं बार लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वापस से, फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो एकदम हाई है, पीक पे है। ठीक है, तो मैं लाइट का क्या बता रहा था आपको, तो मैं ये बता रहा था कि लेविटेट कर रही है, जो ड्रॉप है वाटर ड्रॉपलेट वो कर रही है लेविटेट। ठीक है, अब लेविटेट क्यों कर रही होगी, मान लो ये वाटर ड्रॉप है, मैं बनाता हूँ वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट मैं बना देता हूँ, ये वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, इसको और अच्छे से बना देते हैं बच्चों, आपको मजा आए, ताकि पढ़ने में, नोट्स देखने में मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए। ठीक है, मैं फील के चक्कर में आप लोगों को पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, ऐसे चलेगा तो। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट है, मैं इसको ऐसे ही कलर कर दिया हूँ, तो इस पे क्या लग रहा होगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा mg नीचे की तरफ लगता है, मान लो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, तभी ये ड्रॉप लेविटेट करेगी। अब f का फॉर्मूला हमने पढ़ा है QE, मतलब QE पढ़ रखा है, तो क्या लिखोगे QE, इसकी जगह लिख सकते हो, और ये mg ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। अब हमें चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन E हो जाएगा। अब क्या हमारा है, Q इज इक्वल टू m कितना दे रखा है, मास, मास 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 दिया हुआ है 9.9 इंटू 10⁻⁻15, और m के बाद g कितना दिया हुआ है, वो 10 दे रखा है, यहाँ देखो 10 दिया हुआ है, और अपॉन E कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10⁻4 है। ठीक है, -4 नहीं 4 है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, अब इसको 4 को ऊपर भेज दो, 3.3 इंटू 10⁻15 इंटू 10 इंटू 10 ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, 9 5 19, 19 में से एक जाएगा 18, तो हमारा ये जब ये पावर्स को जब जोड़ेंगे पूरा तो हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻18 कूलम, इतना चार्ज है इस ड्रॉप पे, इसीलिए लेविटेट कर रही है। बच्चों समझ में आया, इस ड्रॉप पे इतना चार्ज है, इसीलिए ड्रॉप लेविटेट कर रही है। ये ड्रॉप इसीलिए लेविटेट कर रही है। बच्चों ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्या दिया हुआ है, अरे ये क्वेश्चन अभी के लिए थोड़ी है, ये क्वेश्चन तो मैं अपने बच्चों को बाद में बताऊंगा ना। देखो कहीं से कहीं कोई क्वेश्चन आ जा रहा है, अच्छा ये भी चलो अभी बता देते हैं, तो हो गया ना हमारा चर्चा। अब क्या है, फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इफ ए चार्ज इतना इज अक्रॉस द एरिया, इतना एरिया नहीं, यहाँ वॉल्यूम होना चाहिए। अब हमें क्या दे रखा है, टोटल चार्ज दे रखा है, मतलब क्यू दे रखा है 10 कूलम, और हमें वॉल्यूम दे रखा है, सर आपको कैसे पता चला ये वॉल्यूम है, मीटर क्यूब, बच्चों गधों, मीटर क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम का होता है ना। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला रो होता है, रो की क्या बराबर होता है, क्यू अपॉन ए के बराबर होता है, क्यू अपॉन ए के बराबर होता है, तो वी के बराबर होता है। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है इस लाइट के चक्कर में, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो Q कितना दिया हुआ है, 10 दे रखा है, और ये आप अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 5, और यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर क्यूब। आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी ये चीज, अगर क्लियर हो गई है तो जल्दी से थम्स अप और कमेंट कर दीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ये हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, अब मेन टॉपिक पे आ गए हैं। अभी तक क्या चल रही थी, बातें चल रही थी बस खाली, इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा वो चल रहा था। अब हम आ गए हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। चलो, ये टॉपिक आपको पता है मैं कितनी कौन सी चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यही सेम चीज, जो सेम डेरिवेशन है, सेम टॉपिक है, सेम डायलॉग्स है, मैं चौथी बार बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। देखो हर एक चीज पॉजिटिव होती है आपकी लाइफ में, बस आपको थोड़ा समझना होता है। ठीक है, लाइट चली गई, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्या पता उस बार अच्छे से ना रिकॉर्ड हुआ हो, इस बार अच्छे से हो रहा है, तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए। देखो लाइफ में दो ही चीज होती है, लाइफ में दो ही चीज होती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट करना चाहूंगा। लाइफ में दो ही चीज होती है, या तो आप, क्या हो गया सर, हाँ लाइफ इज नॉट अ, सर ने मुझे बताया बेड ऑफ रोजेस, और मैं भी एक मोटिवेशन आपको बताना चाहता हूँ, जब मोटिवेशन की बात हो ही रही है, तो लाइफ में दो ही चीज होती है, या तो आप जीत जाते हो या फिर आप सीख जाते हो। ठीक है, अगर आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, या तो आप जीत जाते हो या फिर आप सीख जाते हो, तो यही है। मैं इसमें क्या, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इस लाइट के जाने की वजह से मुझे सीखने को मिला कि मुझे कोई अपना पावर बैकअप लाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे वीडियो को बनाने में बार बार फेल हुआ, तो मुझे ये आइडिया मिला कि मुझे पावर बैकअप की जरूरत है। कभी मैं अगर एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ या लाइव क्लासेस ले रहा हूँ तो ये दिक्कतें आ सकती है, तो मुझे इससे क्या सीखने को मिला, मुझे पावर बैकअप की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो पावर बैकअप भी कुछ दिन में अरेंज कर दूंगा।
तो या तो कोई भी खेल खेलते हो आप, उसमें या तो जीतते हो या फिर सीखते हो, हारना कोई ऑप्शन ही नहीं है, हारता कोई है ही नहीं। अगर इस पॉजिटिविटी के साथ आप अगर आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ अचीव करोगे। लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर, आगे देखते हैं, होगी ज्ञान की बातें। अब इस पे ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो आपकी रॉड है ये लीनियर चार्ज है, इस पे क्या है, पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इससे किस कहीं दूरी पर पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी इस पी पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक ये लाइन चार्ज है, इसमें मान लो टोटल चार्ज क्यू है। अब इसके थ्रू इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रही होगी। अब कुछ बच्चे कहें सर आप मुझे दूरी बता दीजिए, ए बता, ये मान लो दूरी जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको हम ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए डिस्टेंस मैंने मान लिया इस डॉट से। तो अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पकड़ा उठाया तुरंत, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सर हो तो गया इतना सिंपल, इतनी सिंपल चीज के लिए आपने पूरी एक हेडिंग डाल दी। बच्चों ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इस पे पॉइंट चार्ज का पूरा एक ग्रुप है। इस पॉइंट चार्ज के थ्रू इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, इस पॉइंट के चार्ज के थ्रू, ऐसे हर एक पॉइंट चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। और हमें क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सर क्या सारे के सारे चार्ज गिनने पड़ेंगे बैठ करके? नहीं बच्चों, गिनना बिल्कुल नहीं है। बस हमें ये पता है कि जो ये है लेंथ इसकी एल है, ये रॉड की लेंथ एल है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्यू अपॉन एल होता है। ठीक है, अब हम ऐसा जब केस कोई भी फंसता है तो न्यूटन बाबा ने एक चीज बनाई थी इंटीग्रेशन, कि हम छोटे से एरिया का हम लोग चीजें निकाल लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें पूरे वेरिएबल पूरा एरिया का हमें पता चल जाती है चीजें। तो हम क्या करेंगे, एक छोटू सा एरिया लेंगे, यहाँ से एक छोटा सा एरिया लेंगे जिसको मान लेते हैं डीएल, एक छोटी सी लेंथ लेंगे, सॉरी एरिया ने एक छोटी सी लेंथ लेंगे जिसको हम डीएल मान लेते हैं, और इस पर जो चार्ज है उसको डी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, डीएल नहीं डीएक्स मानते हैं। ठीक है, डीएक्स और छोटे से चार्ज को डी क्यू मान लेते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों? इस पॉइंट को एक्स मान लेते हैं। तो हमने ये पढ़ रखा है, तो अगर छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर हो, और वो जो लेंथ है पूरी वो क्या है, डीएक्स है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये हो गई, हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। इसको उधर भेज दो तो हमारा डी क्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। क्लियर है? ये चीज समझ में आई होगी, लैम्डा डी एक्स, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। ये समझ में आया इतनी चीजें। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे उस पी पॉइंट पे। तो हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला ई, अब इसके थ्रू छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डी क्यू को हमने क्या कर सकते हैं, लैम्डा डी एक्स लिख सकते हैं, तो के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें डी ई मिली, ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। अब हमें छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड से तो काम है नहीं, हमें क्या करना है, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और पूरी रॉड के थ्रू तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। डी ई इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन, ये दोनों कांस्टेंट है लैम्डा और लैम्डा, डी क्यू के डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लैम्डा और के क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे। अब हमारा क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट की बात है, लिमिट कहाँ से कहाँ आता है। देखो सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है इस पी पॉइंट क्योंकि इस रॉड से वो ए होगी, इसके सबसे करीबी वाले पार्ट से होगी मिनिमम डिस्टेंस, तो इसको जो लोअर लिमिट है वो ए लग जाएगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये एल लेंथ है प्लस ए, ये होगी। समझ में आया कि नहीं? अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं? सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस है इस वाले चार्ज से यहाँ की होगी, और सबसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो इस वाले चार्ज की होगी। अभी तक तो ये चल गया सर। चलो, सबसे जो मैक्सिमम होगी वो यहाँ से होगी, यहाँ की। समझ में आ रहा है? सबसे मैक्सिमम यहाँ से होगी, तो ये एल प्लस ए, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, एल प्लस ए है, और ये डिस्टेंस ए है, तो लोअर लिमिट ए हो जाएगी, अपर लिमिट एल प्लस ए हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो थम्स अप करिए जल्दी से, जल्दी थम्स अप करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे तो ये E हो जाएगा, E इज इक्वल टू, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, के लैम्डा मिल गया हमें। और अंदर क्या है, अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/x स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन होता है 1/x। मेरी अगर इंटीग्रेशन की सीरीज आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें ये है दिया हुआ, ठीक है, देख लीजिएगा। मैं इंटीग्रेशन का तरीका तो आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन का तरीका नहीं बताऊंगा,
क्योंकि ये मैंने बेसिक मैथ इसीलिए पढ़ाई थी कि आप बीच में इंटीग्रेशन बिल्कुल ना पूछो। नहीं, अगर आपने ये वीडियो 20 से ही देखा, शुरू किया चैप्टर 1 से इंटीग्रेशन नहीं देखा, तो मैंने 4 या 5 ही वीडियो बेसिक मैथ के वो जल्दी से देख लीजिए, 2x पे भी देख लेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रोक करके वो देख के आइए, फिर देखिए तो मजा आ जाएगा आपको, वीडियो समझ में भी आएगा और मजा भी आ जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या थी, a थी, और अपर लिमिट क्या थी, a प्लस एल थी। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट को रखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर रखते हैं लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, के लैम्डा 1 अपॉन ए प्लस एल, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन ए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू के लैम्डा। अब क्या करोगे इसको अब ऐसे, इसको ए को इधर लिख देते हैं और माइनस ए अपॉन एल। क्या समझ में आया ये चीज? एक बार इस डेरिवेशन को अच्छे से देखिए, क्या आपके समझ में आया? क्या डेरिवेशन समझ में आया? इजी था या नहीं? ये डेरिवेशन इजी था या फिर नहीं? अगर इजी था तो जल्दी से हाथ उठाइए, थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए, बोलिए सर इट्स टू इजी, इट्स टू इजी, बोलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगर समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो फिर कोई बात नहीं, तो मैं इसका हकदार ही नहीं हूँ। चलो ठीक है, अब समझ में तो आ गया होगा सबके ये चीज़, एकदम 100% क्लियर हो गई होगी। कोई लाइन चार्ज है उससे ए डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसको थोड़ा सा और आगे एक चीज़ और लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को कर सकते हैं क्यू अपॉन ए, बोल सकते हैं ना, 1 अपॉन ए, 1 माइनस ए प्लस एल, ये बोल सकते हैं ना। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे अभी थोड़ा सा और इसको लिख दिया है मैंने, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा जो मेन फार्मूला है ये बन के आया है। ठीक है, क्यू अपॉन ए नहीं होता है, एल होता है, गलतियाँ होती जा रही हैं, ए नहीं होता है, ये होता है एल। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से। सो बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरा पेन गायब हो गया कहीं, पेन में देख लूँ कहाँ पर गया। पेन मिल गया, चलो फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट, ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन कर लीजिए, अगर समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए बहुत मैं शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन करा दूंगा सॉल्व, चुटकियों में। ठीक है, जो क्या होता है, हमने जो लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा, किसी मतलब ये एक्स डिस्टेंस है और रॉड की लेंथ कुछ नहीं दे रखी है। ठीक है, तो इसको अगर हम मॉडिफाई करके लिखें, इसको मैं थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, नए पेज पे लिखने की क्या जरूरत है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करके लिखूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 अपॉन एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स प्लस 4 बचेगा। और यही ऐसा ही सेम फार्मूला हमने क्या देखा था, के क्यू अपॉन ए एल प्लस ए, ये फार्मूला था कि नहीं? नहीं था सर, ऐसा तो आपने कहीं लिखवाया ही नहीं था। अरे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो मेरे बच्चों, थोड़ा और मॉडिफाई कर लो। आप लोगों को एक एक चीज़ करानी पड़ती है, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। के क्यू अपॉन एल है, इसको अगर आगे मॉडिफाई करोगे, इसको ऊपर भेज दोगे, ए प्लस एल माइनस ए अपॉन ए। अब फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आता होगा, तो वही किया मैंने, और कुछ नहीं किया है। अब ए से ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा एल, ये बचेगा के क्यू एल एल अपॉन ए प्लस एल। स्मॉल एल और कैपिटल एल सेम, एल मतलब लेंथ, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन ए प्लस एल, ऐसे भी लिख सकते हो ना मॉडिफाई करके। अब मैं कितने फॉर्मूले लिखा हूँ, एक मैंने लिखवा दिया, इसी से ये बना हुआ है, तो ये भी यही होगा। और आप लोगों को अगर याद करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है आप लोगों के अंदर, तो इसको भी याद कर लेना। तो याद करने की बहुत ज़्यादा सुपर पावर है, तो इसको भी याद कर लेना। मेरे पास तो इतनी पावर नहीं है, समझो। अब यहाँ पर समझना, हमें यही ऐसे ही सेम फार्मूला किसका मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमें ऐसे ही सेम फार्मूला मिला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने क्या किया, जनरलाइज कर दिया इसको। कैसे जनरलाइज कर दिया मैंने इसको, कैसे जनरलाइज किया बच्चों, क्या लिखा, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, के क्यू अपॉन ए एल प्लस ए। अच्छा वही मैंने लिख दिया है पहले, तो मैं इसको वापस से क्यों लिख रहा हूँ,
मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना 4-5 बार में रिकॉर्डिंग करने के बाद। तो क्या है देखो ये ए और एक्स, मतलब एक्स क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ए भी डिस्टेंस होता है, तो ए दो बार आ गया, एल मतलब 4, तो ये जो लेंथ है वो 4 है। ठीक है, तो ये लेंथ है 4 है, तो हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो के क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें के क्यू क्या मिलेगा, 90 के बराबर मिलेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, तो के क्यू हमें 90 के बराबर मिलेगा। तो क्यू हमें क्या मिल जाएगा, 90 अपॉन के हमें पता है क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, तो ये हो जाएगा 10। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 10⁻⁻9, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁻8। अब ये क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है नैनो कूलम। जब पावर 8 होता है तो नैनो होता है ना, नैनो माइक्रो, जब पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये नैनो कूलम, मतलब ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया, एक्स क्या है, डिस्टेंस है रॉड से, और एक ए भी डिस्टेंस होता है, तो दोनों सेम जगह आया, और 2 बार एक्स था 2 बार ए भी आया, और यहाँ लेंथ मतलब रॉड की लेंथ 4 होगी। क्लियर है, मैंने दोनों को कंपेयर करके सॉल्व कर दिया कंपैरिजन से आसानी से सॉल्व हो गया। अभी आप 10 तरह से इधर उधर करके सॉल्व कर दे तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमें क्या शॉर्टकट तरीका अपनाना है, आंसर आ गया। क्लियर। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जिसको मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा, ये सेम क्वेश्चन है, सही है, सेम नहीं, इसमें फोर्स दे रखा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो थोड़ा तिगड़म लगाइएगा, इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो कल मैं क्लास में इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने कराऊंगा सॉल्व। ठीक है, ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको जरूर करना। ट्राई में हट जा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये भी हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, पहले हम सेंटर की बात करेंगे, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी। अगर आप लोगों का दिमाग अच्छे से काम कर रहा होगा, कल का लेक्चर बहुत ध्यान से देखा होगा, तो आप लोग बिना डेराइव किए ये फॉर्मूला बता दोगे। डेरिवेशन तो मैं भी ख्याल नहीं करूंगा इसका, क्योंकि इसका कोई डेरिवेशन है ही नहीं, टू बी हॉनेस्ट इसका कोई डेरिवेशन है ही नहीं, एज सच इसका कोई डेरिवेशन है ही नहीं, तो मैं करूंगा क्या डेरिव। ये है, मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस पे हर तरफ जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब होता है इक्वली, हर जगह जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, कल वाला मैंने बताया था, कल एक क्वेश्चन भी कराया था कि एक क्यूब था, उसके ऊपर चार्ज ये चार्ज थे, उस पर ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 आ रही थी। अब यहाँ देखो ये वाला जो चार्ज है वो ये वाला चार्ज है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे ही हर एक चार्ज हर दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। समझ आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी एकदम 0। क्यों 0 हो जा रही है, क्योंकि आमने सामने के चार्ज एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देना है। तो सेंटर पे तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा 0 होती है। अब आगे नेक्स्ट एट एक्सियल पॉइंट। अब समझने वाली बात क्या है, एट एक्सियल पॉइंट। अब मैं पहले एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकली भी चीजों को दिखाऊंगा। ठीक है, चीजों को दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ये है, मैंने इस रिंग को इस तरह रखा, मतलब मेरे पास ये थी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इसको मैंने ऐसे रखा। अब इसके किसी एक्सिस पे इसके सेंटर से एक्सेस मान लो, यहाँ पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है, इससे पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालनी है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो मतलब ये 2D में रहेगी थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे है। ठीक है, ऐसे है। अभी ये ब्लॉक हमारे लिए बहुत काम आने वाला है, ये जो रिंग है। ठीक है, आई होप एक चीज क्लियर हुई होगी। ऐसे इस पॉइंट पे निकालनी है। मान लो जो इसका रेडियस है वो है स्मॉल r, और जो ये डिस्टेंस है उसको हम x मान लेते हैं, परंपरा के अनुसार x मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हम मानेंगे फिर क्या, यहाँ पे छोटा सा चार्ज ले लेंगे, यहाँ छोटा सा चार्ज जो कि dq, qd लिख रहा हूँ मैं, जो छोटा सा जो चार्ज है वो है dq। अब इसके थ्रू इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, मान लो ये डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस को हम a मान लेते हैं, इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। अब ऐसा ही सेम टू सेम चार्ज यहाँ पर भी होगा dq, इसके थ्रू भी इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे कि नहीं सर, जैसे ये यहाँ पर है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये घुमा रहा हूँ, तो यहाँ से जो सेंटर का डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से भी सेंटर का डिस्टेंस, हर एक पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस। अरे अपने हाथ में कोई गोला ऐसे घुमा करके देखो, ये पॉइंट जो है वो फिक्स है ना,
ये पॉइंट फिक्स है, मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहे इस पॉइंट से लो चाहे हर एक पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस सेम होगा। तो मैं ऐसे 2 ही केस ले रहा हूँ बस खाली, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके थ्रू यहाँ पे, इसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो यहाँ लग रही होगी, वो क्या होगी, डी क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे जो कॉस कंपोनेंट लेंगे ना, कॉस कंपोनेंट लेंगे, तो यहाँ डी क्यू कॉस थीटा फील्ड लग रही होगी कुछ। ये चीज क्लियर हुई, डी क्यू कॉस थीटा जो टोटल फील्ड लग रही होगी, जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड लग रही होगी वो इस तरफ लग रही होगी, इधर और इधर मिला के इस तरफ लग रही होगी, तो डी क्यू कॉस थीटा हम लोग ले लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डीई है, वो किसके बराबर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी ई है मान लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डीई है, डीई मान लो डीई है, वो किसके बराबर है, के क्यू क्या है, मतलब डी क्यू है अपॉन क्यू छोटा स्मॉल क्यू, स्मॉलेस्ट स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू है अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है, ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर तो डिस्टेंस है, बताया था ना मैंने बच्चों, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए स्क्वायर है। क्लियर है, ए स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, डीई कॉस थीटा के बराबर है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है बच्चों, डीई कॉस थीटा के बराबर है। हम क्या बोल सकते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल टू क्या है, वो है डीई, वापस से मिटाते हैं, मिटाना मिटाना बार बार मिटाना ही पड़ रहा है मुझे, बार बार मिटाना ही पड़ रहा है मुझे। वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मिटाना चाह रहा हूँ, क्या खुल जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, इतना लगातार वीडियो बनाने के बाद अब मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा है कि क्या खुल जा रहा है, क्या खुल जा रहा है। चलो कुछ नहीं खुला। अब देखो यहाँ ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान से देखना, जो ई नेट है, ई नेट है वो मैं छोटू से चार्ज की बात कर रहा था, छोटू से चार्ज के थ्रू यहाँ पे डीई थी। अगर पूरे चार्ज पूरे की बात करें, अगर हम पूरे की बात करें, अगर हम पूरे की बात करें तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस थीटा होगा कि नहीं बच्चों, ये चीज एग्री कर रहे हो या नहीं। छोटे से चार्ज के थ्रू, इन दोनों छोटे से चार्ज के थ्रू डीई थी, तो पूरे के थ्रू इंटीग्रल ऑफ डीई होगा। अब हमें पता है डीई अभी हमने निकाला है, किसके बराबर निकाला है, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यही तो निकाला है हमने। और हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की। तो आपको एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ, ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, बोलो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है, एक्स है, और हाइपो क्या है हमारा, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बेस अपॉन हाइपो लेंगे हम लोग। तो बेस क्या है हमारा, एक्स है, और हाइपो क्या है हमारा, अरे सॉरी ये वाले एंगल की बात हो रही है ना, किस एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन हाइपो, हाइपो क्या है, ए है, तो हम इसको सही तुम्हें बोल रहा था, एक्स अपॉन ए लेंगे। कॉस थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन, लिख सकते हैं ना ये चीज, तो हम कॉस थीटा की जगह लिखेंगे एक्स अपॉन ए, कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन ए। समझना, समझते हुए चलो, एक्स अपॉन ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ के डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा कि नहीं बच्चों, बताओ ए क्यूब हो जाएगा या फिर नहीं, ए क्यूब हो जाएगा। ये बड़ा ज़्यादा गंदा सा क्यों हो जा रहा है, गंदा सा क्यों हो जा रहा है। ठीक है, हम क्या लिख देंगे इसको, के डी क्यूब एक्स अपॉन ए क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये हमारा जो ए है ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, कहीं से भी ले लो ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, के कांस्टेंट होता ही होता है, और एक्स जिस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है, तो हमारा सारा का सारा डेरिवेशन से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका, तो ये ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के भी बाहर आ जाएगा और एक्स भी बाहर आ जाएगा और ए क्यू भी बाहर आ जाएगा, हमारा क्या बचेगा, डी क्यू बचेगा। और डी क्यू मतलब टोटल चार्ज हम कह सकते हैं इसको। ई नेट किसके बराबर आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। अच्छा बताओ बच्चों, ये ए तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ए जैसा तो कुछ नाम देगा नहीं, ए क्या देगा, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस। तो हमें इसमें किसके टर्म में निकालेंगे, हम लोग इसको एक्स के टर्म में निकाल लेंगे। इस ए को इलिमिनेट करके एक्स लिख देंगे। तो ए क्या है, हाइपो है, तो हाइपो का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर आर स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन, अब ये 1/2 लिखा है ना पावर, तो ये 3 पहले से है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये हमें मिल गया फॉर्मूला। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला था, लेकिन समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया बच्चे समझ में, तो समझो, एक बार मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को, समझा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये यूनिफॉर्मली चार्ज देंगे, इस पर मैंने छोटा सा चार्ज लिया डी क्यू, उसके थ्रू पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और इस तरफ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगी, दोनों तरफ से डीई डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई डीई है, डीई डीई है। अब हम इसका क्या लेंगे, कॉस कंपोनेंट लेंगे, कॉस कंपोनेंट यहाँ पर होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, डीई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ए डिस्टेंस है तो ए स्क्वायर होगी। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डीई कॉस थीटा हो जाएगा। डीई की जगह पे हमने ये चीज पुट की, फिर जब ए क्यूब हमारा ये हो गया, जब हमने कॉस थीटा की जगह पर एक्स अपॉन ए पुट किया, क्यों एक्स अपॉन ए पुट किया, क्योंकि बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच होता है, और बेस हमारा पता है एक्स है और हाइपो हमारा ए है, तो मैंने ये पुट किया तो ये चीज आई, ये इक्वेशन हमें मिली। अब ये इक्वेशन मिली तो हम ए तो कुछ होता नहीं है, ए कोई चीज नहीं हो सकती है, यहाँ से आके डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, हाइपो तो बोलोगे नहीं, ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक आर रेडियस की रिंग है, उससे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ए मतलब तो कुछ होगा नहीं, तो हम ए को हटा दे रहे हैं, ए की जगह पर ये चीज पुट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। आई होप अब समझ में आया होगा, अब अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करें तो समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलो अब आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पहले पानी पीते हैं, ठीक है, पहले पानी पीते हैं फिर क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार आप लोग पढ़िए क्वेश्चन, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि सेम जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसी पे सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। सेम फॉर्मूला बताया उसी पे क्वेश्चन दे दिया, तो कहाँ से दिक्कत आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या दे रखा है, ए चार्ज ऑफ इतना कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिफॉर्मली ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ ए रिंग रेडियस आर, कैलकुलेट द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट 0.4 मीटर। क्या क्या दिया है, आर दे रखा है, एक्स दे रखा है और क्यू दे रखा है। इतनी की जरूरत है हमें, इतने की ही जरूरत है बच्चों, इतने की ही तो जरूरत है। हमें पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्या होता है, क्या पढ़ रखा है हमने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, यही पढ़ा है ना, कहीं मैं गलत तो कुछ नहीं लिख रहा हूँ। एक्स भी है, ऊपर भी एक्स है, ठीक है, बस एक एक्स ऊपर का भूल गया था। अब हमें पता है क्या क्या पता है, हमें पता है क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ दे रखा है। उसके बाद आर क्या दे रखा है, आर जो दिया हुआ है हमारा वो दे रखा है 0.3, और एक्स जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 0.4। अब यहीं पे हम पुट करते हैं सारी चीज़ें, के की जगह पे क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की जगह पर क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻⁹, ये दोनों 9 9 तो कट ही गया। एक्स क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दे रखा है 0.4 अपॉन आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर इंटू प्लस है बच्चों, प्लस है, प्लस है, प्लस किसका स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर वो डिस्टेंस का स्क्वायर तो 1.4 का स्क्वायर फिर होल पावर 3/2। ओके, तो अब इसको ये कट जाएगा आपस में, 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 4, 12 4 ज़ा 48 होता है, तो 4.8 ही हो जाएगा, ऊपर का मामला हो जाएगा 4 पॉइंट, फिर होल पावर है, ये होल पे पावर है, तो 4.8 ऊपर का मामला हो जाएगा, ऊपर ये नीचे क्या रहेगा, इसको क्या लिख सकते 0.9 हो जाएगा, और ये 1.6 हो जाएगा, फिर पावर 3/2 है, ठीक है। 9 6 15, 4.8 अपॉन, इसको करेंगे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 2.5 आएगा, 2.5 पे पावर 3/2। अब बेटा आप लोग का एक टास्क है, इसको कैलकुलेट करके लाना है। मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेट करना, ये 25 का स्क्वायर होगा
जो भी हो कैलकुलेट करके आप आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आंसर कमेंट में लिखिएगा कि इस टाइम मेरा पैर भी बहुत ही गंदा वाला दर्द कर रहा है खड़े खड़े। अभी तो आपने देखा होगा 10-15 मिनट का लेक्चर हुआ होगा, बट मैंने ये लेक्चर कई बार रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तो मेरा पैर इस टाइम जवाब दे चुका है। सो कल बच्चों आपको मेरी ड्रेस से चेंज हुई दिख रही होगी वीडियो के आधे में, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। मैंने कम से कम 7-8 बार वीडियो रिकॉर्डिंग का शुरू ट्राई किया, 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, फिर लाइट चली जा रही थी, कुछ दिक्कत थी यहाँ की लाइट्स में, बट आज लाइट सही है तो मैं आज फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ इस लेक्चर को। आपको तो लगातार ही दोनों लेक्चर मिल रहे होंगे, बट मैं नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, ये किससे रिलेटेड था, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब आगे देखिए क्या होता है, मैक्सिमम किस जगह पे होती है, ठीक है। जब भी कोई क्या है एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उससे जो कितने मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस डिस्टेंस पे होगी, चलो समझते हैं इसका मतलब, किस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। मान लो मैंने ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग के थ्रू निकालना है किस डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगी। अच्छा ये बच्चों इस बात से आप लोग एग्री कर रहे हो या फिर नहीं, कि अगर मैं इससे आगे जाता रहूंगा एक एक ऐसा स्थिति आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैं आगे करके दिखाता भी हूँ, नए पेज में हम देखते हैं, ठीक है। मान लो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले आ रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ला रहा हूँ, ठीक है। इसको कलर भी फिल कर लेते हैं, फिल कलर भी इसको येलो कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके पास लाया तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लग रही होगी, थोड़ा दूर गया थोड़ा दूर गया थोड़ा दूर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। मान लो इस जगह पर मैक्सिमम लगी, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम लगी। अब मैं जब दूर जाना शुरू करूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी कि नहीं, ऐसा थोड़ी कि अनलिमिटेड दूरी तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है। धीरे धीरे क्या होगी बच्चों, कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो कम होती चली जाएगी। यहाँ जब मैं करीब में हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगेगी, दूर जाता गया कम होती गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होते एक जगह पर क्या है, फिर कम होना शुरू हो गई। समझ में आ रहा है, ये सेंटर पे तो जीरो होती है, फिर थोड़ा आगे गया, थोड़ा बड़ी बढ़ती गई एक पोजीशन ऐसे है जहां पर मैक्सिमम हो गई, फिर कम होना शुरू हो गई। तो ऐसे हमारा ग्राफ जो इसका बनेगा, ग्राफ में बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये है पहले जीरो से शुरू हुई, सेंटर पे जीरो होते तो जीरो से शुरू होगी, फिर बढ़ेगी, एक मैक्सिमम पीक आएगी, फिर नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगी, और ऐसे इस डायरेक्शन में देखो तो नेगेटिवली होगा, तो इस डायरेक्शन में ऐसे होगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है स्फेरिकल, वो क्या बोलते हैं, क्या रिंग के लिए, यूनिफॉर्मली चार्जिंग के लिए वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमें मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो किसी चीज का हम लोग को मैक्सिमम निकालना होता है, मैक्सिमम चीज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन उसको डेराइव कर देते हैं, डेरिवेट कर देते हैं, तो निकल आता है, ठीक है। ये सब तो होता ही रहता है, पूरे दिन होता है लाइट गिरना। तो हम क्या करते हैं, उसको डेरिवेशन कर देते हैं, जो हमें एक्सप्रेशन मिला है उसको उसका डेराइव कर देते, डेरिवेशन कर देते, तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या एक्सप्रेशन मिली है, हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स के टर्म में डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। एक्स के टर्म में डेरिवेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो एक्स के टर्म में इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, एक्स के टर्म में करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन क्या मिली थी, एक्सप्रेशन यहाँ लिख लेते हैं। हमें जो एक्सप्रेशन मिला था वो क्या मिला था, फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला था ये के क्यू एक्स अपॉन, यहाँ लिखते हैं इधर, क्या मिला था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/, ये हमें एक्सप्रेशन मिला था। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके मतलब उसमें, एक्स के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे। अब देखो बच्चों क्या है, ये तो एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाला रूल यूज कर सकते हैं, या फिर डिवाइड वाला रूल कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड वाला रूल थोड़ा सा मुझे झंझट लगता है, इसलिए प्रोडक्ट वाला रूल करूंगा। तो क्या करूंगा, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, के क्यू एक्स इसको भी ऊपर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -3/2, पावर माइनस में जाते जब ऊपर जाता है। तो प्रोडक्ट वाला रूल क्या बताता है बच्चों, क्या बताता है, पहले एक को रोकते हैं, एक का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को रोकते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब के क्यू क्या है, के क्यू तो हमारा कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही कर लो, इसको एकदम बाहर ही कर लो, कांस्टेंट का कोई फर्क पड़ता नहीं है।
तो मैं इस कांस्टेंट को बाहर कर लेता हूँ। अब ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर की हमें ज़रूरत नहीं है, इस पूरी चीज़ को हम कर देते हैं गायब। ठीक है बच्चों, ध्यान देना आप, हमने क्या किया, के क्यू को बाहर कर दिया, के क्यू निकला है बाहर, इधर क्या बचा, इधर बचेगा, अब अंदर बचा एक्स, और क्या बचा, एक्स को मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ये चीज, ये किसके बराबर है, डी अपॉन डी एक्स के बराबर है। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो जो डी ई अपॉन डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, एक्स को रोक पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। चलो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मेरे बच्चों, 1 होता है, 1 रहेगा और इसको एज इट इज उतार देंगे। डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए करने के लिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, -3/2 इसको कर लेंगे। अब फिर क्या करना है हमें, इस बार रोकना है, इस बार रोकना है, हाँ, अरे पिछली बार एक्स को किए थे, इसको रोक दिए थे, इस बार एक्स को रोक दो, एक्स जैसा था उसको रोक दो, प्लस का साइन लगता है ना, एक्स को रोक दो और डिफ्रेंशिएट किसको कर दो बच्चों, किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, एक्स को मैंने रोक दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर बगल में आ जाती है, -3/2 बगल में आएगी, आप पावर में से एक घट जाता है, -3/2 में से अगर आप 1 घटाओगे तो -5/2 आएगा, घटा के देख लेना, अगर ट्रस्ट नहीं है, अगर ट्रस्ट इशू है आपके पास तो घटा के देख लेना, ठीक है, जब 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -5/2। अब सर ये तो कुछ चेन रूल की तरह लग रहा है, अभी आगे भी तो ये डिफ्रेंशिएट होगा, अभी आगे भी तो ये डिफ्रेंशिएट होगा। मैंने कहा हाँ बच्चों, डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन तो करना पड़ेगा। दो लॉक करेंगे, मैनेजमेंट बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं इसी कुछ परमानेंट जुगाड़ करूंगा कि लाइट बार बार लगी, और लाइट आने जाने पे जो मुझे लेक्चर रोकना पड़ता है, उसमें आपको भी इनकन्वीनियंस होता है और मेरा भी कुछ वही सेम जो उसके साथ में वापस से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा इस चीज़ के लिए। तो अभी के लिए हम लोग इस लेक्चर पे कंटिन्यू वो फोकस करते हैं, क्या चीज़ है हमारी। तो अभी देखिए बच्चों क्या दिक्कत आ रही है, अब ये चेन रूल की तरह वर्क कर रहा है ना, अब एक्स स्क्वायर का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों, इसका भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा साइड में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x होता है, अब ये वाले 2 से ये कट जाएगा और एक्स से एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर -3/2 प्लस, अच्छा ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, समझ में आया, ये माइनस था आगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर -5/2। इतनी चीज़ समझ में आई, इतनी चीज़ को आप लोग एक बार देखिए, समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज़ को जल्दी से बोर्ड पे से देखिए, समझ में आया या नहीं आया आपको, समझ में आया तो थम्स अप करने में देरी मत करिएगा, अगर बच्चों समझ में आ गया है तो इसको जल्दी से थम्स अप कर लो, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया कितने लोगों को समझ में आया इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा सबके, अब सबके ही समझ में आ गया होगा, ठीक है, सबके ही समझ में आ गया होगा। सबके समझ में आ गया होगा, सबके समझ में आ गया है, अच्छा ये 3 भी है आगे, यहाँ सॉरी यहाँ 3 लिखा आगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 भी कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जब निकालते हैं तो इज इक्वल टू 0 भी करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, अगर मैक्सिमम इनमें आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया ये चीज़ें। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करूँ क्या, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, मज़ा भी नहीं आ रहा है इस पेज पे, क्या क्या था हम लोग देख लेते हैं अपना, क्या क्या चीज़ थी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर -3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर -3/2 -3x² और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर -5/2, यही था, इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज दो, पूरी पूरी तरह उसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पावर माइनस में तो अपॉन में करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना बच्चों, इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर प्लस में 3/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं कर रहा हूँ, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x² अपॉन इसको नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर
5/2 कर सकते हैं ना। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस r² अपॉन फिर पावर 5/2 अपॉन x² प्लस r² पे पावर 3/2। अब ये दोनों पावर्स माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे कि नहीं, एग्री करते हो इस बात से। पावर माइनस होंगे तो क्या आएगा, 3/2 में से 5/2 में से 3/2 जाएगा तो कितना आएगा, 2/2 विच इज 1। तो ये क्या बचेगा बस खाली यहाँ पर। अब इसको आगे यहाँ लिख देता हूँ मैं इस तरह, यहाँ पर अब क्या बचेगा, बचेगा बस खाली x² प्लस r² x² प्लस r² इज इक्वल टू 3x²। अब x² को उधर भेज दो, क्या बचेगा r² इज इक्वल टू 2x²। बचेगा ना 2x²। अब 2 को इधर ले आते हैं हम, तो क्या रहेगा r² अपॉन 2 इज इक्वल टू x²। तो ये हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो r अपॉन प्लस माइनस r अपॉन √2। मतलब इतने डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी से, इतने डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है। उसका रेडियस बस पता होना चाहिए, किसी भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी का रेडियस पता है तो उसके थ्रू आप क्या करोगे, उसकी इलेक्ट्रिक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर होगी वो निकाल पाओगे। ये हमारा डेरिवेशन का ये फॉर्मूला मिल गया। इस जगह पर मतलब x की ये वैल्यू है, x मतलब डिस्टेंस माना था हमने, माना था x से डिस्टेंस पर, तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो गया। प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, वो ग्राफ मैंने इरेज कर दिया है क्या, इरेज नहीं किया है, ठीक है अच्छी बात है, इरेज नहीं किया है। तो मैंने क्या बताया था, इधर मैक्सिमम यहाँ पर होगी, यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है तो प्लस r अपॉन √2, और इधर क्या होता है माइनस होता है तो माइनस r अपॉन √2। अरे यहाँ पर माइनस r अपॉन √2। तो हमें पता चल गया इन दोनों जगहों पर किसी भी वो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से इन दोनों इतने इतने डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को थम्स अप तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? एक बार इस डेरिवेशन को अच्छे से देखें और नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों जल्दी से। थोड़ा सा मैंने मैसेज सा लिखा है बट आप लोग इसको नोट कर लो जल्दी से, आपको नोट्स मिल जाएगा, उसमें नोट्स में मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा क्या क्या चीज़ें थी। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, आगे की चीज़ें पढ़ लिया जाए। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो फिर आ जाते हैं हमारा। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ चार्ज q एंड रेडियस इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अब हमने क्या पढ़ा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, क्या पढ़ रखा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन r अपॉन √2। अब r हमें पता है तो r हमें निकालना पड़ेगा। r किस टर्म में हमें फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है इस टर्म में, के क्यू अपॉन आर वाले टर्म में हमें फाइंड करना है। इसमें टर्म में फाइंड करने के लिए हमें आर को चेंज करना पड़ेगा, इस चीज में आर को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेंज करना पड़ेगा और हमें निकालनी पड़ेगी नया रिलेशन। जैसे यहाँ आर था, यहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हाँ ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। तो हमें आर को के क्यू के टर्म में निकालना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करना बच्चों, इसको ट्राई करना घर पे एक बार जरूर ट्राई करना। अगर नहीं आता है तो कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, इसको एक बार जरूर ट्राई करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपका दिमाग कब खुलेगा, जब इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, मैथमेटिक्स ही है, अगर आप लोग खुद से एक बार कोशिश करोगे तो आपको क्या रहेगा, समझ में तो आएगा क्या गलतियां हो रही हैं, क्यों नहीं, क्यों गलत हो रहा है या क्या चीजें मिस्टेक हो रही है। थोड़ा अगर करके अगर आपका आंसर खुद से आ गया तो ये क्वेश्चन आपका लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, अगर आपने खुद से इसका सॉल्यूशन निकाल लिया तो लाइफ टाइम याद रहेगा, मैं तो बताऊंगा वो भी याद रह सकता है, लेकिन जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से निकालते हो मैथ्स में, वो क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम याद रहता है, जिससे आप लड़ते हो, क्योंकि आपको पता है आपने दो घंटे इस क्वेश्चन में मेहनत किया है, तो ये हमेशा के लिए आपके लिए 100% सिक्योर हो जाएगा आपके माइंड में। क्लियर है? अब चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी सेगमेंट में आ गए, हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली, ये हमारा एनसीईआरटी सेगमेंट है। तो फिगर में 3 चार्जेस दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है बच्चों, हमें बताना है कि कौन सा चार्ज का क्या साइन होगा, कौन से चार्ज का साइन क्या होगा, ऐसे दे रखा है। तो देखो जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो चार्ज जाहिर सी बात है नेगेटिव रहा होगा। 1 और 2 चार्ज क्या रहे होंगे बेटा, दोनों नेगेटिव रहेंगे, इसलिए वो पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये जो तीसरा वाला चार्ज है वो पॉजिटिव रहा होगा। पता चल गया? अब हमें बताना है किसका मास ज्यादा होगा ना, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा वो क्या होगा,
डाइवर्ट हो रहा होगा अपने पाथ से। तो ये वाला जो थर्ड नंबर है वो देखिए ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, ये सब तो कम है, ये ज़्यादा इसकी तरफ जा रहा है, तो मतलब जो 3 का मास होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ये हलवा क्वेश्चन था बच्चों वाला, समझ में आ गया होगा ये भी। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, ए पॉलिथीन पीस ऑफ वूल इज फाउंडेड हैव ए नेगेटिव चार्ज इतना। एक वूल है और एक क्या है, रब्ड विथ अ वूल। एक क्या है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन पीस को वूल के साथ रगड़ा गया है, ठीक है। टू हैव अ नेगेटिव चार्ज इतना, इतना चार्ज लेने के लिए एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफर हुए हैं इस केस में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इतना नेगेटिव चार्ज आ गया है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ए पॉलिथीन पीस रब्ड विथ अ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज इतना, तो पॉलिथीन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, मतलब पॉलिथीन ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, ठीक है, गेन किए होंगे। इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू द पॉलिथीन, अगर इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हुए हैं वूल से, पॉलिथीन पे इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हुए हैं, तो पूछ रहा है क्या कोई मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो बच्चों मैंने कल ही बताया था, कल या परसों पहले या दूसरे लेक्चर में ये बताया था कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसके साथ मास ट्रांसफर होता है, निग्लेक्सिबल होता है बट थोड़ा मास तो ट्रांसफर होता है ना। तो यस, इसका आंसर तो रहेगा यस, आपका मास ट्रांसफर हुआ होगा। और इस वाले का जो आंसर है वो आंसर क्या रहेगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, याद करो, आप लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, मेरा यूट्यूब चैनल आपने खोला था पहले लेक्चर में, अब तो आप लोग बड़े हो गए हो काफी। तो जब इस क्वेश्चन के लिए आप बच्चे थे इस चैप्टर के लिए, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन, पढ़ा था ना, पढ़ा था ना, पढ़ रखा था, याद होगा सबको। तो हमें Q दे रखा है, Q हमें कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁷ कूलम, और n हमें पता लगाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें n फाइंड करना है और हमें E पता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस फॉर्मूले पे रखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या जरूरत है मुझे इस फॉर्मूले को वापस से बताने की, क्या इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की मुझे जरूरत है। चलिए इसका कैलकुलेशन जस्ट करके मुझे बताइए, इसका कैलकुलेशन आप लोग जस्ट करके मुझे बता दीजिए। अच्छा, एक मुझे डाउट आ रहा था कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है, तो जो ये वाला चार्ज रिंग वाला है, ये वाला, ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया, मुझे ये चीज़ में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। क्या मैं इसको दोबारा से बता दूं, क्या मैं इस चीज़ को दोबारा से बता दूं, आप लोग एक बार कमेंट में लिखिएगा, जब ये वीडियो देखिएगा ना तो उसके कमेंट में आप लोग ये चीज़ मेंशन करिएगा कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया, ये थोड़ा दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर कमेंट ऐसा कुछ आता है तो मैं दोबारा से ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। अब हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ये 2 दिन में जा चुका है लेक्चर और अभी मुझे लगता है ज़्यादा ड्यूरेशन ही नहीं है लेक्चर की। हमने क्या पढ़ा, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा, क्या होता है, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा, एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी पढ़ा या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा, एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर कुछ क्वेश्चंस किए अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे से। फिर एक डेरिवेशन किया कि कोई रॉड है उसके थ्रू पी पॉइंट पे, रॉड के लाइन चार्ज है उसके थ्रू पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसका फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, क्लियर है। ये फाइनाइट लेंथ का है, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, ठीक है, लेंथ मतलब इसकी पता होनी चाहिए तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी इनफाइनाइट लेंथ का भी आएगा, ठीक है, कि हमें लाइन का लेंथ नहीं पता है, अब वो आएगा तब पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। फिर देखो, फिर ये प्यारा सा क्वेश्चन किया और ये एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क ले दिया। आज के होमवर्क के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। और एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप खुद से भी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ट्राई करें। और एक काम आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ, क्लास के अंदर मैं वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज की क्लास में शायद कम क्वेश्चन हो रहे हो, वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो उस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस घर पे जाके जरूर करना है। मैं घर पे जाके नहीं, घर ही पे हो आप लोग, मतलब उसको प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। वीडियो के बाद लेक्चर को बंद करो, क्वेश्चन को उतारो, क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करो, जितने क्लास में हो रहे वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे तो वो इनफ है। एक टॉपिक से मैं 9-9 10-10 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। और डीपीपी प्रैक्टिस में सब कुछ करा दूंगा, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन यहाँ हो रहे हैं वही क्वेश्चन बस सॉल्व करना है, दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। तो आज का मतलब सेशन को यहीं पे खत्म किया जाए। ये 2-3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, तो आपके लॉजिकल बिल्डिंग के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसको जरूर करिएगा, और इससे पहले वाला भी बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करते रहिए। कितनी